नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जलवायु परिवर्तन में नगण्य भूमिका के बावजूद भारत ने पर्यावरण संरक्षण के लिए बहुआयामी प्रयास किए। विश्व पर्यावरण दिवस पर नई दिल्ली में मृदा बचाओ आंदोलन पर कार्यक्रम को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत ने पेट्रोल में 10% एथेनॉल मिलाने का लक्ष्य तय समय से 5 महीने पहले ही प्राप्त किया। प्रधानमंत्री आज शाम वैश्विक पहल पर्यावरणीय जीवन शैली अभियान का वर्चुअल शुभारंभ करेंगे। देश को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त बनाने के लिए सभी राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और स्थानीय निकाय आज से विशेष अभियान शुरू करेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने संत कबीर अकादमी और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया और संत कबीर को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा, संत कबीर की शिक्षा 650 वर्ष बाद आज भी प्रासंगिक। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने बिहार के रक्सौल में भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण की राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला का उद्घाटन किया। ओडिशा में मंत्रिमंडल का पुनर्गठन, आज 7 नए मंत्री शामिल किए गए। बांग्लादेश के कंटेनर डिपो में आग लगने से 21 लोगों की मृत्यु और 400 से अधिक घायल। फ्रेंच ओपन टेनिस में पुरुष सिंगल्स फाइनल में आज शाम राफेल नडाल का सामना कैस्पर रूड से। दोपहर समाचार में जागृति शर्मा के साथ मैं विमलेंदु पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पर्यावरण संरक्षण में भारत का प्रयास बहुआयामी रहा है। विश्व पर्यावरण दिवस पर आज नई दिल्ली में मृदा संरक्षण आंदोलन के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने ये बात कही। विश्व के बड़े और आधुनिक देश न केवल धरती के ज्यादा से ज्यादा संसाधन का दोहन कर रहे हैं, बल्कि सबसे ज्यादा कार्बन एमिशन भी उन्हीं के खाते में जाता है। कार्बन एमिशन का ग्लोबल औसत प्रति व्यक्ति 4 टन का है, जबकि भारत में प्रति व्यक्ति कार्बन फुटप्रिंट प्रतिवर्ष आधे टन के आसपास ही है। कहां 4 टन और कहां आधे टन। बावजूद इसके भारत पर्यावरण की दिशा में एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ न केवल देश के भीतर बल्कि वैश्विक समुदाय के साथ भी जुड़ करके काम कर रहा है। भारत ने निर्धारित समय से 5 महीने पहले पेट्रोल में 10% एथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य हासिल कर लिया है। साल 2014 में भारत में सिर्फ 1.5% इथेनॉल की पेट्रोल में ब्लेंडिंग होती थी। इस लक्ष्य पर पहुंचने की वजह से भारत को 3 सीधे फायदे हुए। एक तो इससे करीब 27 लाख टन कार्बन एमिशन कम हुआ है। दूसरा, भारत को 41,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की विदेशी मुद्रा की बचत हुई है। और तीसरा महत्वपूर्ण फायदा, ये देश के किसानों को इथेनॉल ब्लेंडिंग बढ़ने की वजह से 8 वर्षों में 40,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा आय हुई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों में प्रकृति के संरक्षण के उपाय किए गए हैं। देश में पिछले 8 साल में जो योजनाएं चल रही हैं, जो भी प्रोग्राम चल रहे हैं, सभी में किसी न किसी रूप से पर्यावरण संरक्षण का आग्रह है। स्वच्छ भारत मिशन हो या वेस्ट टू वेल्थ से जुड़े कार्यक्रम। अमृत मिशन के तहत शहरों में आधुनिक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स का निर्माण हो या फिर सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्ति का अभियान या नमामि गंगे के तहत गंगा स्वच्छता का अभियान, वन सन वन ग्रिड, सोलर एनर्जी पर फोकस हो या इथेनॉल के उत्पादन और ब्लेंडिंग दोनों में वृद्धि, पर्यावरण रक्षा के भारत के प्रयास बहुआयामी रहे। किसानों को मिट्टी की गुणवत्ता के बारे में जागरूक करने के लिए व्यापक अभियान चलाया गया और मृदा स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध कराए गए। श्री मोदी ने कहा कि अब तक 22 करोड़ से अधिक मृदा स्वास्थ्य कार्ड किसानों को दिए जा चुके हैं। साथियों, मिट्टी या ये भूमि
हमारे लिए पंच तत्वों में से एक है। हम माटी को गर्व के साथ अपने माथे से लगाते हैं। इसी में गिरते हुए, खेलते हुए हम बड़े होते हैं। माटी के सम्मान में कोई कमी नहीं है। माटी की अहमियत को समझने में कोई कमी नहीं है। कमी इस बात को स्वीकारने में है कि मानव जाति जो कर रही है उससे मिट्टी को कितना नुकसान हो रहा है, उसकी समझ का एक गैप रह गया है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार गंगा नदी गलियारे में प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित करेगी। इस साल के बजट में हमने तय किया है कि गंगा के किनारे बसे गांवों में नेचुरल फार्मिंग को प्रोत्साहित करेंगे। नेचुरल फार्मिंग का एक विशाल कॉरिडोर बनाएंगे। हमारे देश में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हमने सुना है, डिफेंस कॉरिडोर हमने सुना है। हमने एक नया प्रारंभ किया है गंगा के तट पर एग्रीकल्चर कॉरिडोर का, नेचुरल फार्मिंग का। इससे हमारे खेत तो केमिकल फ्री होंगे ही, नमामि गंगे अभियान को भी नया बल मिलेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने मिट्टी के संरक्षण के लिए कई उपायों पर ध्यान दिया है। मिट्टी को बचाने के लिए हमने 5 प्रमुख बातों पर फोकस किया है। पहला, मिट्टी को केमिकल फ्री कैसे बनाएं। दूसरा, मिट्टी में जो जीव रहते हैं जिन्हें तकनीकी भाषा में आप लोग सॉइल ऑर्गेनिक मैटर कहते हैं, उन्हें कैसे बचाएं। और तीसरा, मिट्टी की नमी को कैसे बनाए रखें, उस तक जल की उपलब्धता कैसे बढ़ाएं। चौथा, भूजल कम होने की वजह से मिट्टी को जो नुकसान हो रहा है उसे कैसे दूर करें। और पांचवा, वनों का दायरा कम होने से मिट्टी का जो लगातार क्षरण हो रहा है उसे कैसे रोकें। आज विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है। इसे प्रकृति और पृथ्वी के संरक्षण और पर्यावरण अनुकूल कदम उठाने के बारे में जागरूकता लाने के लिए मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंग के रूप में 1973 से प्रत्येक वर्ष 5 जून को ये दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस का विषय है केवल एक पृथ्वी। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सभी से सतत विकास को बढ़ावा देने और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का समाधान करने का आग्रह किया है। श्री कोविंद ने लोगों से पृथ्वी को स्वच्छ और स्वस्थ बनाने का भी अनुरोध किया। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने लोगों से प्रकृति से जुड़ने और इसके नुकसान की भरपाई करने की अपील की। श्री नायडू ने कहा कि हमें वर्तमान और भावी पीढ़ियों के कल्याण के लिए प्रकृति के साथ तालमेल से रहना होगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। सुनो ना, हाँ? सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों न बढ़ा लूं। तो रोका किसने है? हाँ? रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं। मुझसे। तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर। आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है। पर उससे मेरा क्या फायदा? देखो, फायदा है। जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ। पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं? बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242। 870-001-4242। हाँ। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वैश्विक पहल पर्यावरणीय जीवन शैली अभियान का शुभारंभ करेंगे। ये कार्यक्रम शाम 6 बजे वर्चुअल माध्यम से होगा। इस अवसर पर शिक्षाविदों, विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संस्थानों से पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली अपनाने के बारे में सुझाव और विचारों से संबंधित शोध पत्र आमंत्रित किए जाएंगे। एक रिपोर्ट। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों को संबोधित भी करेंगे।
पिछले साल ग्लासगो में 26वें संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP26 के दौरान प्रधानमंत्री द्वारा लाइफ का विचार पेश किया गया था। यह विचार पर्यावरण के प्रति जागरूक जीवन शैली को बढ़ावा देता है, जो विनाशकारी उपभोग के बजाय सोच समझकर और विचार आधारित उपयोग पर केंद्रित है। कार्यक्रम में बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के सह अध्यक्ष बिल गेट्स, जलवायु अर्थशास्त्री लॉर्ड निकोलस स्टर्न, नच थ्योरी के लेखक प्रोफेसर कैस सनस्टीन, वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और अध्यक्ष अनिरुद्ध दासगुप्ता, यूएनईपी ग्लोबल हेड सुश्री इंगर एंडरसन, यूएनडीपी ग्लोबल हेड अचिम स्टेनर और विश्व बैंक के अध्यक्ष डेविड मलपास व अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहेंगे। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश तथा शहरी स्थानीय निकाय देश को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त बनाने के उद्देश्य से आज से अभियान शुरू करेंगे। इससे स्वच्छ और हरित का संदेश लोगों तक पहुंचाकर पर्यावरण को सुधारने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले महीने मन की बात कार्यक्रम में नागरिकों से आग्रह किया था कि वे विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर स्वच्छता और वृक्षारोपण के प्रयास करें। आवास और शहरी कार्य मंत्रालय ने विश्व पर्यावरण दिवस पर भारत के इस महीने के अंत तक एकल उपयोग प्लास्टिक पर रोक लगाने के भारत के संकल्प के अनुसार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए इस दिशा निर्देश में विभिन्न गतिविधियां शुरू करने का व्यापक परामर्श जारी किया है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जलवायु परिवर्तन में नगण्य भूमिका के बावजूद भारत ने पर्यावरण संरक्षण के लिए बहुआयामी प्रयास किए। विश्व पर्यावरण दिवस पर नई दिल्ली में मृदा बचाओ आंदोलन पर कार्यक्रम को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत ने पेट्रोल में 10% एथेनॉल मिलाने का लक्ष्य तय समय से 5 महीने पहले ही प्राप्त किया। प्रधानमंत्री आज शाम वैश्विक पहल पर्यावरणीय जीवन शैली अभियान का वर्चुअल शुभारंभ करेंगे। देश को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त बनाने के लिए सभी राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और स्थानीय निकाय आज से विशेष अभियान शुरू करेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने संत कबीर अकादमी और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया और संत कवि को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा, संत कबीर की शिक्षा 650 वर्ष बाद भी प्रासंगिक। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने बिहार के रक्सौल में भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण की राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला का उद्घाटन किया। ओडिशा में मंत्रिमंडल का पुनर्गठन, आज 7 नए मंत्री शामिल किए गए। बांग्लादेश के कंटेनर डिपो में आग लगने से 21 लोगों की मृत्यु और 400 से अधिक घायल। और फ्रेंच ओपन टेनिस में पुरुष सिंगल्स फाइनल में आज शाम राफेल नडाल का सामना कैस्पर रूड से। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में संत कबीर अकादमी और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि संत कबीर का जीवन मानवीय गुणों का प्रतिमान है और उनकी शिक्षा आज भी प्रासंगिक है। ज्ञान को उन्होंने पहले स्वयं जांचा परखा, आत्मसात किया और तब लोगों के सामने प्रकट किया। इसीलिए आज लगभग 650 वर्ष गुजर जाने के बाद भी उनकी शिक्षाएं जनसाधारण से लेकर बुद्धिजीवी वर्ग में एक समान लोकप्रिय है। ऐसी मान्यता है कि कबीर साहब ने बंगाल से लेकर पंजाब, राजस्थान और गुजरात तक की भी यात्राएं की थी। वे भारत से बाहर ईरान और बलख भी गए। संत कबीर जिस समय प्रकट हुए थे, वह समय भारत में विदेशी आक्रांताओं के आक्रमणों, मारकाट और लूटपाट का था। ऐसे विषम वातावरण में श्रद्धा और विश्वास का, प्रेम और मैत्री का संदेश फैलाने के लिए कबीर साहब स्वयं लोगों के बीच गए। राष्ट्रपति ने कहा कि कबीर ने औपचारिक शिक्षा प्राप्त नहीं की, लेकिन संतों की संगति में उन्होंने अपने अनुभवों से ज्ञान प्राप्त किया। अच्छा कपड़ा बुनने के लिए सूत कताई और रंगाई से लेकर ताना बाना तैयार करने तक बहुत सावधानी और सजग रहना होता है। कबीर ने उस समय के विभाजित समाज में समरसता लाने के लिए सामाजिक मेलजोल की बारीक कताई की, ज्ञान के रंग से सुंदर रंगाई की, एकता एवं समन्वय का मजबूत ताना बाना तैयार किया और समरस समाज के निर्माण की चादर बुनी। इस चादर को उन्होंने बहुत सावधानी से ओढ़ा भी, उसे कभी मैला नहीं होने दिया और इसीलिए कहा जाता है कि दास
कबीर जतन ते ओढ़ी ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया। इससे पहले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने संत कबीर नगर के मगहर में भक्ति आंदोलन के महान कवि संत कबीर के समाधि स्थल पर श्रद्धांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति आज वाराणसी जाएंगे और शाम को काशी विश्वनाथ धाम में प्रार्थना करेंगे। श्री कोविंद आज शाम लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश यात्रा के अंतिम दिन कल वे लखनऊ में राज्य विधानमंडल के संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की एनडीए सरकार ने विकास और समृद्धि की प्रतिबद्धता के साथ अपनी यात्रा शुरू की थी। इस लक्ष्य पर चलते हुए सरकार ने पिछले 8 वर्ष में कई बड़े आर्थिक सुधार लागू किए हैं। कर प्रणाली, बैंकिंग और वित्तीय सेक्टर में व्यापक सुधारों से विश्व बैंक की व्यापार सुगमता रिपोर्ट 2020 में भारत को 63वां स्थान हासिल करने और वर्ष 2021-22 में रिकॉर्ड $83 अरब का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त करने में मदद मिली। एक रिपोर्ट। पिछले वर्षों में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी के कार्यान्वयन के साथ एक राष्ट्र एक कर का सपना पूरा हुआ है। इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड आईबीसी 2016 के माध्यम से बैंकिंग क्षेत्र की वित्तीय स्थिति और क्रेडिट वातावरण की बेहतरी सुनिश्चित की गई है। वित्तीय समावेशन के लिए सरकार ने जन धन बैंक खाते खोलने के लिए एक व्यापक अभियान चलाया। सरकारी खरीद में पारदर्शिता के लिए सरकारी ई मार्केट प्लेस जेम को अगस्त 2016 में लॉन्च किया गया है। जेम के एक लाभार्थी ने कहा कि इससे उन्हें देश भर में दलालों के बिना व्यापार करने में मदद मिली। मेरा नाम संजय यादव है। मैं जेम में 2017 से रजिस्टर्ड हूँ। जेम ने हम लोगों को ऑल ओवर इंडिया मटेरियल भेजने का मौका दिया है। जहाँ पर हम लोग माल नहीं भेज पाते थे वहाँ तक हम अभी माल भेज पा रहे हैं। जेम आने से कोई भी प्रोडक्ट आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। सेलर को भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है और वो लोग भी सर्टिफाई हो रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत अभियान की सूचना से सरकार ने घरेलू कंपनियों का विश्वास बढ़ाया है। वोकल फॉर लोकल के दृष्टिकोण से अर्थव्यवस्था ने स्थानीय स्तर पर भी गति प्राप्त की है। पिछले 8 वर्ष के दौरान मोदी सरकार ने अर्थव्यवस्था के डिजिटलीकरण पर भी विशेष ध्यान दिया है। इन कदमों से न केवल अर्थव्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ रही है बल्कि आम लोगों को काफी हद तक आसानी से रहने की सुविधा भी मिल रही है। एनजीओ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं नईम अख्तर। संकट में भागीदार भारत सरकार। कोरोना महामारी में 80 करोड़ लोगों को मिला मुफ्त राशन। 31,90,000 रेहड़ी पटरी वालों को मिला बिना गारंटी लोन। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। 8 साल सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण तथा रसायन और उर्वरक मंत्री मनसुख मांडविया ने आज बिहार के रक्सौल में भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI की राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला का उद्घाटन किया। भारत नेपाल द्विपक्षीय समझौते के तहत स्थापित इस प्रयोगशाला का उद्देश्य नेपाल से रक्सौल लाए जाने वाले आयातित खाद्य नमूनों के परीक्षण में लगने वाला समय कम करना है। ओडिशा में मंत्रिमंडल का आज पुनर्गठन किया गया। 7 नए मंत्री शामिल किए गए। ओडिशा के राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल ने राजधानी भुवनेश्वर में नए मंत्रियों को शपथ दिलाई। भारतीय जनता पार्टी ने बल देकर कहा है कि वो किसी धर्म या संप्रदाय का अपमान या उसे नीचा दिखाने वाली किसी भी विचारधारा के खिलाफ है। भाजपा महासचिव अरुण सिंह ने किसी का नाम लिए बिना कहा कि पार्टी कभी भी ऐसे लोगों या ऐसे विचारों को प्रोत्साहित नहीं करती। श्री सिंह ने एक वक्तव्य में कहा कि भारतीय जनता पार्टी सभी धर्मों का सम्मान करती है और किसी भी धार्मिक व्यक्तित्व के अपमान की कड़ाई से निंदा करती है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। कंपटीशन की अगर आप कर रहे हैं तैयारी तो उनके लिए ऑल इंडिया रेडियो पर हम लाए हैं अभ्यास, एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें आप पूछेंगे सवाल व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर या फिर ईमेल करेंगे abhyas.airnews@gmail.com पर और हमारे विशेषज्ञ देंगे इसका जवाब। इस बार का विषय है इकोनॉमिक्स और सवाल भेजने की अंतिम तारीख है 8 जून। आपका अभ्यास हमारा प्रयास।
बांग्लादेश ने चट्टोग्राम के सीताकुंड निजी इनलैंड कंटेनर डिपो में कल रात भीषण आग में 3 दमकल कर्मियों सहित कम से कम 21 लोगों की मौत हो गई और 400 से अधिक घायल हो गए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस अग्निकांड का पूरा ब्यौरा मिलने के बाद मृतकों और घायलों की संख्या बढ़ने की आशंका है। बीती रात करीब 9:30 बजे एक कंटेनर क्षेत्र में लगी, जिसमें निर्यात के लिए अत्यधिक ज्वलनशील सामग्री रखी गई थी। आग तेजी से पूरे क्षेत्र में फैल गई, जिसके बाद आधी रात के आसपास एक विस्फोट हुआ। विस्फोट की आवाज 4 किलोमीटर से भी अधिक दूरी तक सुनाई दी। रात भर की मेहनत के बाद दमकल कर्मियों ने आज सुबह आग पर काबू पा लिया। घायलों को चट्टोग्राम मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कई घायल गंभीर अवस्था में हैं। प्रधानमंत्री शेख हसीना ने घटना में लोगों की मौत पर गहरा दुख व्यक्त किया है। राजेश झा, आकाशवाणी समाचार, ढाका। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स फाइनल में आज स्पेन के राफेल नडाल का सामना नॉर्वे के कैस्पर रूड से होगा। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के संग। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम स्वाधीनता संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी से हम प्रतिदिन प्रस्तुत कर रहे हैं इस संघर्ष की झलक। आज की कड़ी में हम स्वाधीनता सेनानी मौलवी अहमदुल्ला शाह को स्मरण कर रहे हैं। उन्होंने 1857 में भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था। वे उत्तर प्रदेश के फैजाबाद के निवासी थे। शाह ने स्वतंत्रता की गतिविधियां आयोजित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शाह ने फैजाबाद, लखनऊ और अवध क्षेत्र के कई अन्य स्थानों पर अंग्रेजों से लड़ाई की। शाह के नेतृत्व में स्वतंत्रता सेनानियों ने ब्रिटिश सेना को बहुत नुकसान पहुंचाया। कंपनी राज को विवश होकर शाह को पकड़वाने वाले के लिए 50,000 रुपए का पुरस्कार घोषित करना पड़ा। शाहजहांपुर से पीछे हटने पर शाह 5 जून 1858 को अवध रुहेलखंड सीमा के निकट दिखाई दिए। ब्रिटिश सेना ने 5 जून 1858 को उन्हें अवध रुहेलखंड सीमा के निकट गोली मार दी। निष्ठुर ब्रिटिश सेना ने शाह का शीश काट दिया और उसे कोतवाली पर लटकाने के लिए शाहजहांपुर में अधिकारियों के पास भेज दिया। उनके शरीर को जला दिया गया और राख नदी में प्रवाहित कर दी गई। महान स्वाधीनता सेनानी मौलवी अहमदुल्लाह शाह को हमारा नमन। हम आज मणिपुरी स्वतंत्रता सेनानी थोडिंग को भी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। वे 5 जून 1875 को वीर गति को प्राप्त हुए थे। थोडिंग मेघालय के गारो हिल्स के राकमानपुर गांव के निवासी थे। उन्होंने 1875 में अंतिम गारो प्रतिरोध आंदोलन में ब्रिटिश सेना से लड़ाई लड़ी। थोडिंग ने अन्य गारो योद्धाओं के साथ अंग्रेजों का प्रचंड विरोध किया और लगातार 3 सप्ताह तक संघर्ष किया, लेकिन युद्ध के मैदान में ब्रिटिश सेना ने थोडिंग को पकड़ लिया। उन पर मुकदमा चलाया गया और मौत की सजा सुनाई गई। 5 जून 1875 को वीर मणिपुरी स्वतंत्रता सेनानी थोडिंग को फांसी दे दी गई। मां भारती के इस महान सपूत को भावभीनी श्रद्धांजलि। বিধির বাঁধন কাটবে তুমি এমন শক্তিমান, তুমি কি এমনি শক্তিমান, আমাদের ভাঙা গড়া তোমার হাতে এমন অভিমান, তোমাদের এমনি অভিমান। आज हम क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी हरेंद्र लाल चक्रवर्ती को भी याद कर रहे हैं।
वे 5 जून 1934 को वीर गति को प्राप्त हुए थे। वे वर्तमान बांग्लादेश में चटगांव के निवासी थे। हरेंद्र लाल चटगांव युवा आंदोलन में शामिल हो गए और क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेने लगे। हरेंद्र लाल पलटन मैदान में चटगांव के पुलिस अधीक्षक पीटर क्लियरी पर बम हमले में शामिल थे। जब हमला असफल हो गया और अधिकारी के अर्दलियों की गोलीबारी में 2 युवा क्रांतिकारी वीर गति को प्राप्त हुए तो हरेंद्र लाल के साथ कृष्ण कुमार चौधरी ने अधिकारी पर कई बम फेंके, लेकिन बम नहीं फटे। वे दोनों अर्दलियों की गोली से तो बच गए, लेकिन बाद में पकड़े गए। हरेंद्र लाल पर विशेष अधिकरण में मुकदमा चलाया गया और मौत की सजा सुनाई गई। 5 जून 1934 को मिदनापुर जेल में हरेंद्र लाल को फांसी दे दी गई। हम आज क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी मृणाल कांतिराय चौधरी को भी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। उनका निधन 5 जून 1932 को हुआ था। मृणाल का जन्म 1903 में कोलकाता के जेसौर कस्बे में हुआ था। मृणाल अनुशीलन समिति के सदस्य थे। क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल होने के लिए मृणाल को 10 अक्टूबर 1930 को गिरफ्तार कर लिया गया। 5 जून 1932 को देवली कैंप जेल में उनका निधन हो गया। वीर मृणाल को शत शत नमन। आज बस इतना ही। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग कल फिर मिलेंगे नई कड़ी के संग। आकाशवाणी समाचार सुनते रहें और आजादी के अमृत महोत्सव में हमारे साथ शामिल रहें। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर आकाशवाणी समाचार लेकर आया है अमृत महोत्सव क्विज। आप भी इस क्विज का हिस्सा बन सकते हैं। हमारे समाचार बुलेटिनों में पूछे गए स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े प्रश्नों का जवाब देकर। आपसे ये सवाल प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को सुबह 8 बजे प्रसारित होने वाले बुलेटिन समाचार प्रभात में पूछे जाएंगे। श्रोता ईमेल अमृत महोत्सव quiz@prasarabharati.gov.in पर अपने जवाब भेज सकते हैं। आप अपने जवाब व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर भी भेज सकते हैं। विजेता का चुनाव सही जवाबों में से लकी ड्रॉ के माध्यम से होगा और इसकी घोषणा अगले दिन इसी बुलेटिन में की जाएगी। विजेता को प्रमाण पत्र के साथ एक उपहार भी दिया जाएगा। साथ ही विजेता का नाम हमारे ट्विटर हैंडल पर भी फ्लैश होगा। तो आइए मनाएं आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव आकाशवाणी समाचार के साथ। और अब एक नजर आज के मौसम पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में लू चल रही है। मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में आंशिक रूप से बादल छाए हैं। कोलकाता में गरज के साथ छींटे पड़ सकते हैं। श्रीनगर, जम्मू और मुजफ्फराबाद में आसमान साफ रहेगा। शाम तक बादल घिरने का अनुमान है। लेह और गिलगित में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। पूर्वोत्तर में गुवाहाटी, इम्फाल, कोहिमा, शिलंग, आइजॉल, अगरतला और ईटानगर में बादल छाए रहेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जलवायु परिवर्तन में नगण्य भूमिका के बावजूद भारत ने पर्यावरण संरक्षण के लिए बहुआयामी प्रयास किए। विश्व पर्यावरण दिवस पर नई दिल्ली में मृदा बचाओ आंदोलन पर कार्यक्रम को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत ने पेट्रोल में 10% एथेनॉल मिलाने का लक्ष्य तय समय से 5 महीने पहले ही प्राप्त कर लिया। प्रधानमंत्री आज शाम वैश्विक पहल पर्यावरणीय जीवन शैली अभियान का वर्चुअल शुभारंभ करेंगे। देश को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त बनाने के लिए सभी राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और स्थानीय निकाय आज से विशेष अभियान शुरू करेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने संत कबीर अकादमी और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया और संत कवि को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा, संत कबीर की शिक्षा 650 वर्ष बाद भी आज प्रासंगिक।
स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने बिहार के रक्सौल में भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण की राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला का उद्घाटन किया। ओडिशा में मंत्रिमंडल का पुनर्गठन, आज 7 नए मंत्री शामिल किए गए। और फ्रेंच ओपन टेनिस में पुरुष सिंगल्स फाइनल में आज शाम राफेल नाडाल का सामना कैस्पर रूड से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।